अब है सदिशों के प्रकार। सदिश कितने प्रकार के होते हैं? तो सबसे पहला होता है समान सदिश। इसमें ये क्या होता है कि ये अगर समान दिशा में जा रहा है, मतलब दो सदिश समान सदिश तब कहलाते हैं जब उनके परिमाण और दिशा समान है। अगर हमने एक सदिश लिया, उसकी दिशा और परिमाण है, और सेम वैसे ही सदिश लिया जिसकी दिशा वही है और परिमाण भी वही है, तो वो दोनों हो जाएंगे समान सदिश। मतलब ए बी वेक्टर बराबर सी डी वेक्टर। अब अगर इन दोनों का मॉड निकालते हैं तो बराबर आता है। मॉड कैसे निकालेंगे, मतलब मापांक कैसे निकालेंगे? तो ये अभी हमने फार्मूला देखा था x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करने पर ही 5 आएगा। और अगर ये सेम हमने दूसरा सदिश लिया है, इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो इसको सॉल्व करने पर भी 5 आ रहा है, मतलब दोनों के मापांक बराबर है, तो ये समान सदिश है। अब सेकंड देखते हैं विपरीत सदिश क्या होता है। तो उन सदिशों को विपरीत सदिश कहते हैं जिनके मापांक समान होते हैं लेकिन दिशाएं समान नहीं होती। अभी क्या था कि दिशाएं समान थी और मापांक भी समान थे। अब ये जो है ये इस डायरेक्शन में जा रहा है एक सदिश, और दूसरा सदिश इस डायरेक्शन में जा रहा है, दोनों अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं। फिर आता है स्थिति सदिश क्या होता है। तो किसी समय पर किसी कण की स्थिति को प्रदर्शित करने वाले बिंदु को मूल बिंदु से मिलाने वाली सदिश को स्थिति सदिश कहते हैं। और इसे हम कैसे डिनोट करते हैं, आर वेक्टर से बताते हैं। तो यहाँ पर स्थिति क्या होगी, जैसे अब यहाँ पर कोई वेक्टर है, वो इधर y में भी जा रहा है, x में भी जा रहा है, लेकिन बताना है कि वो पॉइंट कहाँ पर है। तो यहाँ पर एक पॉइंट मान लेते हैं P है x और y। अब इसको बताने के लिए हम यहाँ मेन बीच ओ पॉइंट से बीच से एक लाइन खींचते हैं, इसको हम कहेंगे ये आर वेक्टर। अब इसको बताने के लिए हम x और y का यूज़ भी कर सकते हैं यहाँ से। तो ये हमारी स्थिति बता रहा है। अगर ये 3 डायमेंशन में हो गया, ठीक है, 3 डायमेंशन में यहाँ कोई पॉइंट हो गया, तो हम उसको कैसे बताएंगे? तो ये इसकी x से दूरी, y से दूरी और z से दूरी, और उसका जो यहाँ पर ये ओ पॉइंट है, यहाँ से तो मेन दूरी r कहलाएगी। अब इस r को बताने के लिए हम इन x y z का यूज़ करते हैं। जो अभी हमने देखा था कि यहाँ पर जैसे r बराबर एक्स आई प्लस वाई जे है, तो ये है ये 2 डायमेंशन के लिए, और यहाँ पर z की ओर लगा दो तो ये है 3 डायमेंशन के लिए। तो यही होता है स्थिति वेक्टर। फिर है एकांक सदिश, इसको कहेंगे यूनिट वेक्टर। तो उस सदिश को एकांक सदिश कहते हैं जिसका मापांक इकाई होती है। मापांक मतलब जो भी हमने मॉड देखा था, अगर हम मॉड निकालें और वो 1 आ जाए तो वो हो जाता है एकांक सदिश। और इसका ये फॉर्मूला भी होता है, ये जो ऐसा है तो इसको कहेंगे कैप, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम ए कैप, ए के ऊपर है तो ए कैप, बी के ऊपर लगा देंगे तो कहेंगे बी कैप। अब इसका फॉर्मूला होता है ए कैप बराबर ए वेक्टर बटी में आ जाएगा मॉड में ए वेक्टर। ए कैप बराबर ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर। अब हम एक एग्जाम्पल देके रखा कि एक सदिश ए वेक्टर की वैल्यू देके रखी 12i प्लस 5j, तो उसका एकांक सदिश निकालो। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, मॉड ए वेक्टर निकालेंगे। मॉड ए वेक्टर क्या हो जाएगा, √12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। अब ए कैप निकालना है, तो मॉड ए की वैल्यू यहाँ पर सबसे पहले तो ए वेक्टर की वैल्यू रख देंगे जो कि क्वेश्चन में देखी रखी है, और अपॉन में मॉड में क्या आ गया था आंसर 13। यहाँ इसको सॉल्व करोगे तो 13 आएगा, तो उसकी वैल्यू रख दी। तो यहाँ से हमारा निकल आया एकांक सदिश। बस इसमें तुम लोग को फॉर्मूला याद करना है और फिर उसका सीधे वैल्यू रख देनी है। अब एक और क्वेश्चन उसी का देके रखा है कि ये वेक्टर बराबर ये है, और एक और देके रखा कि ए वेक्टर बराबर 3i है। तो अब दोनों की यूनिट वेक्टर निकाल के दिखाओ। तो पहला है i प्लस जे, मॉड निकालेंगे तो कितना आएगा √2, और फार्मूला क्या होता है ए कैप बराबर ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर। तो ए वेक्टर की वैल्यू तो यहीं क्वेश्चन में देके रखी है, वो रख दी, और मॉड ऑफ ए वेक्टर की वैल्यू क्या है √2, तो ये रख दी। अब सेकंड है 3i, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके लिए मॉड निकालेंगे। अब यहाँ पर 3i है, मतलब x की वैल्यू देके रखी है, y की नहीं देके रखी,
तो यहाँ पर आ जाएगा √3² प्लस 0² y की कुछ भी नहीं देके रखी, तो √9 मतलब 3। मॉड ए वेक्टर कितना आ गया 3, और ए वेक्टर की वैल्यू क्वेश्चन में देके रखी है 3i, तो 3i अपॉन में 3 से 3 कैंसिल, आंसर आ गया i। फिर इसके बाद आता है सदिश योग का त्रिभुज नियम। इसमें क्या होता है, यदि दो सदिशों को किसी त्रिभुज की दो संलग्न भुजाओं द्वारा परिमाण व दिशा की एक ही क्रम में प्रदर्शित किया जाता है, तो उसका परिमाणी सदिश परिमाण व दिशा में त्रिभुज की तीसरी भुजा द्वारा विपरीत दिशा में प्रदर्शित किया जाता है। मतलब है कि अगर एक वेक्टर ऐसा दे के रखा है, दूसरा वेक्टर ऐसा दे के रखा है, ठीक है, ऐसे लाइन से लगे हैं वेक्टर, तो हम उनको त्रिभुज की तीसरी भुजा क्या होती है, ये वाली, तो इसके द्वारा हम कहेंगे कि वो इस डायरेक्शन में जा रहा है त्रिभुज जो है। तो ये हो जाएगा हमारा ए वेक्टर, ये हो जाएगा हमारा बी वेक्टर, और जो हमारा मेन आया है कि हम इन दोनों को कैसे बताएंगे, तो बताएंगे हम आर वेक्टर से। ये दे के रखा है कि सदिश योग की त्रिभुज नियम में क्या होता है, ये ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों को जोड़ के क्या बना लेता है, आर वेक्टर, मतलब यहाँ वाला। तो एक ये इसके जो शुरुआत में हमने पढ़े थे, जब अंतर पढ़ रहे थे कि इसको सिंपल नहीं जोड़ सकते, तो इसको ऐसे जोड़ना पड़ेगा, ये इनके नियम लगा के। एक होता है त्रिभुज और एक होता है चतुर्भुज नियम। अब चतुर्भुज नियम देखते हैं, सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम। तो यदि दो सदिशों को किसी समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं द्वारा परिमाण और दिशा में प्रदर्शित किया जाए, तो उसका परिमाण और दिशा में उस विकर्ण से प्रदर्शित किया जाएगा जो दोनों बिंदुओं के कटान बिंदु से होकर जाता है। मतलब अगर यहाँ पर कोई ए वेक्टर हमने फिर से ले लिया, ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, और हम मान लेते हैं कि ये सब मिला के एक चतुर्भुज बना रहे हैं, तो चतुर्भुज का विकर्ण ये कहलाता है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो ये आर वेक्टर आएगा। एक टाइप से ये भी वही त्रिभुज नियम ही है, लेकिन उसको थोड़ा सा और बढ़ा के चतुर्भुज जैसा बना दिया है। तो यहाँ पर भी वही हो गया कि ए प्लस बी जोड़ने पर आर आ जाएगा। ये दोनों भी बहुत आईएमपी है, चतुर्भुज और त्रिभुज नियम। फिर है सदिश योग के त्रिभुज नियम का परिमाणी सदिश क्या होगा। सबसे पहले यहाँ मान लेंगे कि OP A है, PQ B है और OQ R है। हम माने थे A B और R, तो यही सब मान लेते हैं। अब चलते हैं, हमारा त्रिभुज कहाँ बना है। तो ये है O, ये है T, ये है Q और ये है P। ऐसे 3 पॉइंट हमने मान लिए, 3 4। अब OQ जो है, OQ मतलब यहाँ से यहाँ तक का, और बराबर वो हो जाएगा OT² प्लस QT²। ये क्या आ गया, पाइथागोरस प्रमेय होती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो यहाँ यही लगा दिया हमने, कर्ण का वर्ग बराबर, ये यहाँ पर लिखा है आधार का वर्ग, ये लिखा है लंब का वर्ग। अब OT जो है, हम इसको, ये दिख रही जो O और T, अब इसको हम कैसे दो भागों में बांट सकते हैं, PT और OP। तो हमने लिख लिया OP प्लस PT। अब इसकी OT की वैल्यू उठा के यहाँ पर हमने रख दी। अब इसका होल स्क्वायर खोल दिया, तो OP² प्लस 2OP इंटू PT प्लस RT² प्लस QT²। अब हमें क्या पता है कि समकोण में, वहाँ समकोण बन रहा है त्रिभुज PTQ, त्रिभुज ये वाला P, ये वाला TQ, इस वाले त्रिभुज में देखना है। तो इस त्रिभुज के में साइन थीटा जो है, थीटा कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है थीटा। तो साइन थीटा बराबर है QT, QT कहाँ लिखा है, ये वाला QT अपॉन PQ, PQ ये है, यहाँ इन्हें पूरा फॉर्मूला नहीं लिखा,
अपॉन में आएगा पी क्यू, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला तो याद होगा तुम लोग को, लाल बटे कका वाला। जब हमें निकालने पड़ते हैं ऐसे एंगल के साइन थीटा क्या होगा, कॉस थीटा क्या होगा, तो इसको याद करने की ट्रिक ये है, ये जो लंब बटे कर्ण है इसको हम ले लेते हैं साइन थीटा, जो आधार बटे कर्ण है इसको लेते हैं कॉस थीटा, एल से है लंब, ये तो एल से आ जाएगा लंब, ए को हम कहेंगे कर्ण और ए को कहेंगे आधार, और फॉर्मूला क्या है, लाल बटे कका। ठीक है, तो लंब मतलब एल से क्या था लंब, तो ये हो गया लंब बटे कर्ण, तो यहाँ पर ये जो है ये लंब है ये कर्ण है। अब लंब क्या है, लंब इस पूरे त्रिभुज में, तो क्यू टी लंब हो जाएगा, आधार हो जाएगा नहीं कर्ण हो जाएगा पी क्यू, तो ये हो गया लंब बटे कर्ण, तो ये आ गया साइन थीटा। अब यहाँ से क्यू टी की वैल्यू निकाल लो, तो क्यू टी बराबर हो जाएगा, इस पी क्यू को साइड भेज दो तो पी क्यू साइन थीटा। अब क्या करेंगे, तो अब कॉस थीटा निकालेंगे। कॉस थीटा कैसे, अब भी हमने कॉस थीटा का देखा, फिर से लिखो, जब भी याद ना आए तो फॉर्मूला लिख लो, लाल बटे कका के ए। तो कॉस थीटा के लिए होता है आधार बटे कर्ण। अब यहाँ पर देखो आधार क्या है, आधार है पी टी, कर्ण है पी क्यू, तो लगा दो पी टी अपॉन पी क्यू। अब यहाँ से पी टी की वैल्यू निकाल लो, तो ये हो गई पी क्यू कॉस थीटा। अब ये जितनी वैल्यू निकाली है क्यू टी की और पी टी की, अब भी जो हमने ऊपर फॉर्मूला निकाला था यहाँ पर एक, इसमें रख देंगे ये वाला। तो देखो क्यू टी कहाँ लिखा है, यहाँ पर रखेंगे, और पी टी यहाँ पर रखेंगे, इन दो की वैल्यू रख दे रहे हैं, तो ओ क्यू स्क्वायर आ जाएगा। तो देखो ओ पी स्क्वायर सेम रहेगा, टू ओ पी सेम रहेगा। अब यहाँ है पी टी, तो पी टी की वैल्यू क्या आई थी, पी क्यू कॉस थीटा रख दिया। आर टी की वैल्यू, आर टी की वैल्यू ये क्या हो गया, आर टी नहीं, यहाँ ये पी टी है, पी टी। तो पी टी की वैल्यू ये थी पी क्यू कॉस थीटा, तो यहाँ पर पी क्यू कॉस थीटा रख दी, और यहाँ क्यू टी की वैल्यू पी क्यू साइन थीटा है, तो पी क्यू साइन थीटा रख दी। अब इसको क्या करेंगे, अब ये पी क्यू जो है हमने क्या माना था, ए वेक्टर है, तो इसको ये रख दिया। यहाँ पर ये ए है ये बी है, तो यहाँ रख दिया टू ए बी कॉस थीटा, इसको हमने बी माना तो बी रख दिया, फिर इसको हमने वैसे ही सेम सॉल्व कर दिया। अब क्या, अब बचा आर स्क्वायर बराबर इतना आ गया, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू होती है 1। अभी हमने फॉर्मूले पढ़े थे उसमें था ये 1 हो गया, तो आर की वैल्यू आ गई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो जो हम आर निकालते हैं यहाँ पर ऐसा लिखते हैं कि ये ए जा रहा है, ये बी जा रहा है और ये आर है, तो वो आर की वैल्यू होती है ये अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। मतलब यहाँ पर कितना एंगल बना रहा है वो थीटा हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक कार जो है पश्चिम की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से गति कर रही है, फिर वह उत्तर दिशा में मुड़ जाती है। पश्चिम दिशा में जा रही है 20 किलोमीटर से, ठीक है, फिर वो उत्तर दिशा में मुड़ जाती है और 15 किलोमीटर की गति से 15 किलोमीटर पर आवर से गति करता है, तो परिणामी वेग ज्ञात कीजिए। मतलब क्या बोल रहे हैं ये कि सबसे पहले तो ए मान लो, ए कहाँ जा रहा है 20 किलोमीटर, बी कहाँ जा रहा है 15 किलोमीटर, और दोनों के बीच में एंगल, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ ये हो जाता है सब डायरेक्शंस के बीच में
90 डिग्री का एंगल होता है। जब हम मानते हैं कि ये है उत्तर, ये है दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम, तो क्या हो जाएगा, तब में 90 डिग्री का एंगल है तो थीटा भी हमारा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो आर हमें निकालना है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी। तो आर का फॉर्मूला भी देखा था हमने, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो ए की वैल्यू रख दी, बी की वैल्यू रख दी, यहाँ 2ab और थीटा क्या है, कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 होता है 0, तो हमने यहाँ रख दिया तो ये सब 0 हो गया। बचा कितना, 20 का स्क्वायर 425 का 15 का 225, दोनों को जोड़ो 625, और अंडर रूट 625 का इसका होता है 25 का, 25 का स्क्वायर होता है 625, तो अंडर रूट 625 आ जाएगा 25। तो इसका परिमाणी वेग 25 किलोमीटर प्रति आवर होगा। अब अगला क्वेश्चन है 4n 3n के परिमाणी बल एक दूसरे के लंबवत कार्य करते हैं, इसका परिमाणी ज्ञात कीजिए। लंबवत, जब भी ये शब्द आए लंबवत मतलब थीटा जो है 90 डिग्री दे के रखा है। अब यहाँ हमें ए की वैल्यू 4n दे के रखी है, बी की वैल्यू 3n दे के रखी है। अब देखा जाए तो कितना ज़्यादा सिंपल है, जितना अभी देखा था हमने, ये ए दिया, ये बी दिया, ये थीटा दिया, बस फॉर्मूले में रख दिया तो आंसर आ गया। अब अगर हमें कोण निकालना पड़ता है तो ये इसका फॉर्मूला होता है tan अल्फा। tan अल्फा बी साइन थीटा अपॉन में ए प्लस बी कॉस थीटा। ये इतना आता तो नहीं है लेकिन लिख लेना। तो साइन 90 क्या होता है, साइन 90 होता है 1, कॉस 90 क्या होता है 0, तो हमारे पास आ गया tan इनवर्स मतलब 3/4 आ गया। अब ये tan इनवर्स कैसे हो गया, क्योंकि जो tan अल्फा हमें देख रखा है 3/4। अब हमें निकालना है अल्फा की वैल्यू, इसको कहते हैं अल्फा। tan जो है अगर उस साइड जाता है, कोई भी चीज़ उस साइड जाती है तो माइनस हो जाती है, लेकिन ये साइन कॉस tan इनका क्या होगा, ये माइनस नहीं होते, इनमें ऊपर पावर आ जाती है -1 की। तो tan के ऊपर पावर आएगी -1 की और यहाँ 3/4, और जब इस पे -1 की पावर आती है तो इसको कहते हैं tan इनवर्स, इनवर्स। ठीक है, तो हम ऐसे बोलेंगे कि tan इनवर्स साइन इनवर्स। अब ये क्वेश्चन दे के रखा है, ए दे के रखा है, बी दे के रखा है, और अब तो आर भी दे के रखा है। अब थीटा निकालो, मतलब ये वैल्यू निकालनी है। तो फॉर्मूला रखेंगे, सबकी वैल्यू रखेंगे, फिर क्या कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया, या फिर हम ये कह सकते हैं कि इसका अंडर रूट उस साइड ले गए तो इसका स्क्वायर हो गया। बचे कितना, इसको जोड़ा 25 हो गया, ये 24 कॉस थीटा। अब इस 25 को साइड ले गए तो -24 हो गया। कैसे हो गया, 1 - 25, ये 24 कॉस थीटा ऐसा हो गया। अब यहाँ इसको माइनस करो तो -25 में से 1 घटाए तो कितना बचेगा, -24, 24 कॉस थीटा। अब 24 कैंसिल, तो कॉस थीटा बराबर वैल्यू कितनी आ गई, -1, और कॉस -1 किसकी वैल्यू होती है, 180 डिग्री की, तो थीटा कितना आ गया, 180 डिग्री। फिर है अब आर जो है, आर का फॉर्मूला तो हमें ये पता होता ही है कि a प्लस बी होता है, और आर स्क्वायर का इन्होंने कहा कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। तो ए और बी के बीच का कोण क्या होगा ये बताना है। तो हमने लिखा सबसे पहले कि आर बराबर जो हमें पता है फॉर्मूला वो लिख लिया। अब हमने तो इसका जो ये है अंडर रूट, इसको साइड ले गए तो स्क्वायर कर लिया, तो ये हो गया आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब क्या करा, आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमें देख के रखा है कि ये है। अभी हमने ये अच्छे से एक साइड लिख लिया। अब इसकी वैल्यू हमें क्या दे के रखी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की आर स्क्वायर दे के रखी है, तो हमने यहाँ इसकी जगह भी आर स्क्वायर रख दिया। अब यहाँ जो आर स्क्वायर रखा है उसको उस साइड ले गए तो क्या हो गया, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और बराबर में क्या बचा, 2ab कॉस थीटा। अब ये आर से ये आर तो कैंसिल हो गया, तो इस साइड क्या बचा, 0। अब अगर
यहाँ बचा 0, यहाँ आ गया 2ab cos थीटा। अब 0 के बट्टे में कुछ भी ले जाओ तो भी वो 0 होगा, तो हम 0 के बट्टे में 2ab ले गए। अगर यहाँ से उठा के इसको हम ले गए इस साइड, तो क्या बचा, यहाँ ये हो गया 0, तो 0 बराबर cos थीटा। और cos कितने एंगल की वैल्यू 0 होती है, तो cos 90 की वैल्यू 0 होती है। तो हमने लिखा cos 90 बराबर cos थीटा, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 90 डिग्री। बस हमें क्या करना था, फॉर्मूला लिखना था, स्क्वायर करना था, और फिर उसी में जो उन्होंने एक और वैल्यू दे के रखी थी उसको वहाँ से पुट कर देना था। अब देखते हैं सदिशों का क्रम विनिमय नियम क्या कहलाता है। तो जो डायग्राम था ऐसा वाला, ये वाला, तो ये क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें एस क्यू ओ पी, ये दोनों क्या है, ये एस क्यू ओ पी, इसको हमने मान लिया ए है, ये हमने मान लिया बी है। ठीक है, तो अब क्या है, त्रिभुज नियम लगाया। त्रिभुज नियम क्या कहता है कि ए प्लस बी बराबर आर है, मतलब ये अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो यहाँ वैल्यू आर आ जाती है। फिर अब त्रिभुज नियम में हमने एक और बताया कि अगर इन दोनों को भी जोड़ दें ए प्लस बी, तो यहाँ पर भी आर आ जाती है, तो ये आ गई। फिर अब देखा जाए तो चतुर्भुज में क्या है, चतुर्भुज में दो त्रिभुज हैं, देख रहे हैं दो त्रिभुज हैं, तो हमने कहा एक ये वाला त्रिभुज और एक ये वाला त्रिभुज, और दोनों त्रिभुजों में आंसर कितना आ रहा है, ए प्लस बी बराबर आर। तो यहाँ हम ले लेंगे ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए, ये हमारा त्रिभुज हो गया, मतलब चतुर्भुज हो गया। क्रम विनिमय नियम कहता है ये ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए। इसका मतलब ये है कि अगर हम जैसे दो वेक्टर को जोड़ रहे हैं, ठीक है, जैसे ए प्लस बी वेक्टर को जोड़ रहे हैं, और अगर हम उन्हीं को ऐसे जोड़ें बी प्लस ए, तो दोनों को जोड़ने पर आंसर जो है एक ही आएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है क्रम विनिमय नियम। अब देख लेते हैं साहचर्य नियम क्या कहलाता है। तो ये भी वैसी डेफिनेशन लिखी है, लेकिन साहचर्य नियम में क्या होता है, कि अगर r बराबर हमने ऐसा लिखा 3 आ गए हैं, a प्लस बी प्लस सी भी आ गया है, तो साहचर्य में क्या होगा कि a प्लस बी को अगर हम जोड़ रहे हैं पहले ब्रैकेट लगा के, और उसके बाद एक सी वेक्टर अलग से जोड़ रहे हैं, तो अगर हम इसको ऐसे ना जोड़ के, मतलब a प्लस बी पहले जोड़ा है और उसके बाद हमने सी जोड़ा है, या तो फिर हम a को बाद में जोड़ें और b प्लस सी को पहले जोड़ लें, तो अब इसमें आंसर क्या आएगा, आंसर दोनों का सेम आएगा। ये होता है साहचर्य नियम। और क्रम विनिमय नियम क्या कहलाता था कि ए प्लस बी जो है वो बी प्लस ए के बराबर होता है। और साहचर्य नियम क्या कहता है कि मॉड में लिखो ए प्लस बी ब्रैकेट में प्लस सी जोड़ दो, और अगर ए पहले ए को बाद में रखो और बी प्लस सी को जोड़ो और उसके बाद ए को जोड़ो, तो भी आंसर सेम रहेगा। तो ये है साहचर्य नियम, ये होता है साहचर्य नियम। अब क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ। ए की वैल्यू हमें ये दे के रखी है आई प्लस 2j माइनस के, और बी की वैल्यू दे के रखी है 3i प्लस जे माइनस के। तो ए प्लस बी क्या होगा हमें जोड़ना है, और मॉड ऑफ ए प्लस बी भी क्या होगा, ये दोनों चीज़ें निकालनी है। तो ए प्लस बी की दिशा में एकांक सदिश क्या होता है, तो सबसे पहले तो आर वेक्टर निकालिए, क्योंकि हम इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। तो एक आर लिखा जो कि जिसकी वैल्यू क्या है ए प्लस बी। अभी हमने देखा था ए प्लस बी तो होता ही है जब हम ऐसा जोड़ते हैं, तो आर बराबर ए प्लस बी।
हमें a प्लस बी तो निकालना है, तो a की वैल्यू क्या है i प्लस 2j माइनस के, और b की वैल्यू क्या है 3i प्लस j माइनस के। अब दोनों को हमने जोड़ दिया तो आंसर आ गया। और जोड़ते कैसे हैं, i से सिर्फ i वाले को जोड़ेंगे, j से सिर्फ j वाले को जोड़ेंगे और k से k वाले को जोड़ेंगे। तो कॉमन ले लेते हैं सबसे पहले, यहाँ लिख लिया i प्लस 3j। अब दोनों में i है तो i बाहर ले लिया, और अंदर कितना लिख लिया 1 प्लस 3, दोनों को जोड़ दिया तो आंसर है 4i। अब यहाँ j में देखो, j में क्या लिखा हमने 2j है और एक j है, तो 2j और एक j तो कितने हो गए 3j हो गए, तो यहाँ 3j। अब यहाँ पर क्या होगा, k माइनस के यहाँ है, माइनस के यहाँ है, तो -1 k कॉमन ले लिया, तो आंसर कितना आ गया -2k। अब हमें निकालना है मॉड a प्लस बी, मतलब a प्लस बी की वैल्यू क्या है r, तो मतलब हमें निकालना है मॉड r। अब मॉड जब लगा हो, मतलब मापांक जब लगा हो, तो क्या होता है x² प्लस y² प्लस z²। तो हमने यहाँ देख लिया, ये आ गया एक हमारा आंसर आया था। तो यहीं से सीधा x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 3 और j की वैल्यू -2, तो यहाँ रख दिया हमने इसको। और अगर माइनस लगा हो तो हम माइनस में ही आंसर लेंगे, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन में जो फॉर्मूला है उसमें प्लस लगा है। ये तो इसकी वैल्यू आ गई 16 + 9 + 4, तो आंसर हो गया √29। अब हमें अगर इसका निकालना है एकांक सदिश, तो एकांक सदिश का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ आएगा r कैप। तो r कैप बराबर r वेक्टर अपॉन में मॉड ऑफ r वेक्टर, ये होता है एकांक सदिश का फॉर्मूला। तो r की जगह हमने ये रखा, मॉड r की जगह ये अब भी निकाली थी दोनों चीज़ें, तो दोनों की वैल्यू रख दी, तो एकांक सदिश आ गया। अब हम देखते हैं कि सदिशों का, अभी हम जोड़ना देख लिया, अब हम देखना है सदिशों का गुणा कैसे करते हैं। तो a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर करना है, तो सबसे पहले तो उसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, तो i j k। अब जो a के अंदर होगा a1 b1 c1 और a2 b2 c2, ऐसा हमने इसको लिख लिया। अब जब हम मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने का तरीका ये है कि i को लिखो यहाँ पर, ये हमने i लिख लिया। अब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन छोड़ दो, अब ये जो बीच की 4 है b1 c1 और b2 c2, इसको यहाँ पर लिख लो, ऐसा एक मॉड जैसा लगा के, इसको कहते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, अब अगला क्या करेंगे, अब हम j के लिए लेते हैं, तो ये i के लिए तो हो गया। तो j के लिए क्या करेंगे, अब हम j वाली लाइन छोड़ देंगे, ये वाली लाइन हटा दो। तो अब बचा क्या, a1 a2 c1 c2, और जो j है तो j के लिए लिखेंगे हम -j। अब अंदर जो बच रहा है वो यहीं पर लिख देंगे c1 c2 a1 a2। अब k के लिए लिखेंगे, k के लिए क्या बचेगा, इसको हटाओ, k के लिए ये वाली लाइन हटा देंगे, तो बचेगा प्लस a1 b1 a2 b2। तो ये तुम लोग को थोड़ा याद करना पड़ेगा, फिर जब इसके क्वेश्चन सॉल्व करने लगोगे तो अपने आप बनने लगेगा। फिर इसको आगे कैसे गुणा, अब इसको गुणा करते हैं, i का i लिख लिया। अब ये b1 का c2 में होगा और b2 का c1 में, त्रियक गुणा जैसा पड़ा है वही होता है, बस यहाँ बीच में क्या लगता जाता है, माइनस लगता जाएगा, -j। इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, फिर प्लस k, इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, तो आंसर हमारा ऐसा आ जाएगा। a क्रॉस b की वैल्यू इतनी होती है, मतलब इनका हम सीधा सीधा गुणा नहीं कर सकते कि 2 का गुणा 3 में करा और आंसर आ गया, वो होता है अदिश में, सदिश में ऐसे खतरनाक सा गुणा होता है। अब देखो a दे के रखा है, b दे के रखा है, अब a क्रॉस b निकालना है, तो a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू ये है, a क्रॉस b का फॉर्मूला ये। सबसे पहले हम इसको कैसे जमाएंगे, i j k लिखा, ये हो जाता है हमारा a1, ये b1, ये c1 और ये a2 b2 c2, तो इनकी जगह हमने इसको रख दिया। अब हमने फॉर्मूला में देखा था कि i यहाँ लिखेंगे और बाकी ये जो है ये यहाँ पर लिख लेंगे, ऐसे -j लिखेंगे, j के लिए ये लिख लेंगे, k के लिए लिख लेंगे,
फिर इन सबका तिर्यक गुणा कर देंगे। तो आंसर जो है आंसर आ जाएगा, यहाँ आएगा 7i माइनस 3j, यहाँ पर माइनस k कैप। तो ये इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है ए वेक्टर बराबर इतना है, बी वेक्टर बराबर इतना है, ए क्रॉस बी निकालो। तो ये वाला तुम लोग सॉल्व करके देखना। अब यहाँ पर फिर से ए बी देख रखा है, ए क्रॉस बी निकालना है। ये वाला तुम लोग करना, और हम बता रहे हैं कि ए डॉट बी कैसे निकालते हैं। तो जब इनका गुणा करना पड़ेगा, ए डॉट बी है मतलब इसका अदिश गुणनफल हो रहा है, और ए क्रॉस बी है मतलब इनका सदिश गुणनफल हो रहा है। जब अदिश गुणनफल करेंगे मतलब ए डॉट बी करेंगे, ए का गुणा डायरेक्ट बी में करेंगे। तो हम सबसे पहले ए लिख लेंगे, यहाँ डॉट लगाया, बी लिख लिया। अब आई का आई में गुणा। अब इसके कुछ फॉर्मूले होते हैं। जब हम आई का गुणा आई में करते हैं तो आंसर आता है 1। जे का गुणा जे में करेंगे तो आंसर आएगा 1। के का गुणा के में करेंगे तो आंसर आएगा 1। लेकिन जब हम आई का गुणा जे में करेंगे या फिर आई का गुणा के में करेंगे, या फिर मतलब जो भी विपरीत रहेगा, जैसे जे का गुणा आई में, जे का गुणा के में, या फिर के का गुणा आई में और के का गुणा जे में, जब हम बिल्कुल अलग वाला गुणा करते हैं तो इसमें आंसर आता है 0। लेकिन जब वो सेम वेक्टर रहते हैं, जैसे आई का आई में, जे का जे में, के का के में, तो आंसर आता है 1। तो अगर ये याद हो गए तो अपन चलते हैं ए डॉट बी पर। तो हमने अब क्या करा, आई का गुणा आई में करा, तो आई के आगे क्या है 1 है, और इस आई के आगे क्या है 2 है, तो 1 का गुणा 2 में हो गया। अब आई का जब जे में करोगे या फिर आई का जब के में करोगे तो आंसर क्या आएगा 0। तो वो नहीं लिखा। अब हम क्या करेंगे, जे का जे में। अब देखो जे का आई में करेंगे तो 0 होगा, तो लिखने का मतलब नहीं है। तो जे का हम किस में करेंगे, जे में ही करेंगे डायरेक्ट। 2 का गुणा 6 में कर दो तो आंसर आएगा 12। अब यहाँ पर के का आई में करोगे तो 0, के का जे में करोगे तो 0, तो के का हम के में करेंगे। तो -5 × -1 आंसर आ गया 5। अब इन सबको जोड़ दो तो आंसर हो गया 19। अब ऐसे ए क्रॉस बी तुम लोग निकालना, ये अलग है। ये जो हमने पहले अभी देखा था ये वही वाला है। अब यहाँ आई और ए और बी की वैल्यू बदल गई हैं। अब निकालना है ए डॉट बी और ए क्रॉस बी। ये भी करना, ठीक है। पहले बिना देखे करना, फिर उसका सॉल्यूशन तो देख रखा ही है। अब है ए दे के रखा है, बी दे के रखा है, और बोला है कि ये एक दूसरे के समांतर है। जब बोला जाए समांतर है तो सबसे पहले निकाल लो ए क्रॉस बी। जब ये ऐसा लिखा हो, ये ऐसा गुणा में, तो इसको बोलते हैं क्रॉस, या फिर इसी को कहेंगे सदिश गुणनफल, और क्रॉस भी बोलते हैं। तो अब निकाला ये ए क्रॉस बी। सबसे पहले हमने यहाँ वैल्यू रख दी, वैल्यू को फिर हमने इस तरह से सॉल्व करा, तो आंसर आ गया हमारा 0। और जब आंसर आ जाए 0 इसका मतलब ये है कि ये समांतर है। और इन्हें क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन में ने बोला था कि सिद्ध करके दिखाओ कि क्या ये समांतर है। तो अगर इनका ए क्रॉस बी 0 आ गया मतलब ये समांतर है। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे दो वेक्टर जा रहे हैं हमारे, ठीक है, यहाँ जा रहा है ए, यहाँ जा रहा है बी। समांतर का मतलब है बिल्कुल सीधी दिशा में चलता जाए, कहीं भी एक दूसरे से टकराए नहीं।
और क्रॉस का मतलब ये होता है, क्रॉस में आंसर तभी आएगा जब वो वेक्टर एक दूसरे से कहीं टकराएंगे, तो क्रॉस में आंसर आएगा। लेकिन यहाँ नहीं टकरा रहा है, इसलिए समांतर में 0 आ रहा है हमारे पास। और जब 0 आ गया तो मतलब हमारा ये प्रूव हो गया कि ये समांतर है। ये तो हमने देख ही लिया था स्थिति सदिश के लिए कि मॉड ऑफ आर वेक्टर क्या होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कैसे निकाला था, यहाँ ये पॉइंट P मान लिया था। विस्थापन सदिश क्या होगा, तो यहाँ पर हमने मान लिया कि कोई एक पॉइंट है OP और एक है OP डैश, ये OP ये OP डैश। तो OP की वैल्यू है आर वेक्टर, इसको OP को माना हमने आर वेक्टर, और आर डैश वेक्टर और इसको माना आर वेक्टर। तो हमें निकालना है कि ये यहाँ से यहाँ तक अगर कोई चीज़ चली है, मतलब ये विस्थापित हुई है, तो उसका विस्थापन आखिर कितना है, ये लाइन कितनी है, ये वाली। तो ये हो जाती है हमारी डेल आर। तो सबसे पहले हमने OP माना कि ये है xi प्लस वाई जे, मतलब r की वैल्यू xi प्लस वाई जे, और दूसरी वाली r की वैल्यू क्या है, 2 है यहाँ पर, एक यहाँ जा रही एक यहाँ जा रही, दूसरी की x डैश आई कैप प्लस वाई डैश जे कैप। तो हम क्या करेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे। जब हम दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ जाएगा x डैश माइनस एक्स आई कैप प्लस वाई डैश माइनस वाई जे कैप। तो ये इसको मान लिया हमने, ये छोटा सा एरिया डेल x हो गया, छोटी सी लंबाई आई कैप के साथ, और ये डेल वाई जे कैप के साथ, तो हमारी डेल आर आ गई। तो ये हम विस्थापन सदिश को इस तरह से लिखते हैं। फिर है औसत वेग, कैसे लिखते हैं, क्या होता है, वस्तु के कुल विस्थापन और कुल समयांतराल के औसत को उस वस्तु का औसत वेग कहते हैं। अब देखो वेग क्या होता है, तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। तो अब अगर वेग औसत वेग बोला जाए तो औसत कुल विस्थापन बटे कुल समय। तो हमारा V एवरेज कितना आ गया, इसको औसत को कहते हैं एवरेज। तो ये आ गया है कुल विस्थापन कितना हुआ डेल आर, और कुल समय कितना हुआ है डेल टी। तो अभी हमने देखा डेल आर की वैल्यू क्या होती है, डेल एक्स आई, ये जो ऊपर निकाला था डेल एक्स आई प्लस डेल वाई जे, और अपॉन में डेल टी। अब इसको लिख लो एक बार डेल टी के साथ, और इसको भी एक बार डेल टी के साथ लिख लो, तो डेल एक्स अपॉन डेल टी आई कैप प्लस डेल वाई अपॉन डेल टी जे कैप। अब ये जो x अपॉन टी है इसको हम कहते हैं v। तो ये तो जो हमारा v जो है, v का x कॉम्पोनेंट हो गया, ठीक है, i डायरेक्शन में, और v का जो y कॉम्पोनेंट हो गया वो हो गया हमारा z डायरेक्शन में। तो v एवरेज आ गया।